भावनगर जिले में नकली जहरीली शराब पीने से 7 लोगों की मौत हो गई। 23 से अधिक लोग घायल हैं। ये पूरा मामला घोघा का है। पुलिस के अनुसार नकली शराब बनाने और बेचने के इस व्यापार में एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था, जिसके मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। कहने को तो गुजरात में पूर्ण शराबबंदी है। शराब बनाने, बेचने और पीने पर पूरी तरह पाबंदी है, मगर शराबबंदी वाले उसी गुजरात के भावनगर जिले में जहरीली शराब पीने से 7 लोगों की मौत हो गई। 23 से ज्यादा लोग बीमार पड़ गए। इनमें भी कई की हालत नाजुक बनी हुई है। मेरा मामा का है जो कनक से अनुभव गोयल, वो यहाँ पे भावनगर घोघा रोड पे रहता था और पीएम बस सेवा में वो सर्विस करता है। और कल रात को डुप्लीकेट दारू के सेवन से वहली सवार 4 बजे के आजू बाजू में उसको श्वास लेने में तकलीफ होने लगी और उसको यहाँ सर्टी हॉस्पिटल दाखिल किया। वहाँ का डॉक्टर ने उसे मृत घोषित किया। परिवार में तो बहुत प्रयास किया था। उसके फादर भी वो मिलिट्री में है, वो सब परिस्थिति में से वो गुजरे हैं, इसलिए उसने अथक प्रयत्न किए थे, इसलिए वो अकेले यहाँ भावनगर में रहते थे। बताया जा रहा है कि खाराकाड़ी और उसके आसपास हुई पार्टियों में कुछ लोगों ने शराब पी थी। शराब पीते ही उनकी तबीयत बिगड़ने लगी, जिसके बाद उन्हें भावनगर के अस्पताल में भर्ती कराया गया। भावनगर जिला प्रशासन को कल 18 तारीख को शाम को 6 बजे के आसपास खबर मिली कि घोघा तालुका के खरकड़ी गांव में नकली दारू की वजह से लगभग 5 मित्रों ने पार्टी की थी और उनकी तबीयत खराब है। उसमें से एक सूरत और जामनगर का भी था। तो सूरत वाले व्यक्ति की सूरत के अंदर ट्रीटमेंट चल रहा है और जामनगर वाले को कोई लक्षण नहीं है। अभी बाकी के अन्य जो भावनगर के अन्य गांव है वहां के लोग और भावनगर शहर के भरतनगर वगैरह, तलाजा, जकातनाका, कालियाबीड़ जैसे लोगों भी प्रभावित हुए। तो कुल मिलाकर 22 लोग असरग्रस्त है। हम लोगों ने एक तो आपके माध्यम से ही और अभी भी मैं सूचना दे रहा हूं कि अगर किसी ने लास्ट 3-4 दिन में ये रॉयल स्टेक का सेवन किया है तो भले ही लक्षण हो कि ना हो, उसको नजदीक का जो भी सेंटर है अथवा तो सर्टी हॉस्पिटल में दाखिल होकर दिखाना चाहिए। आरोपियों ने नकली शराब की बोतलों पर शराब के ब्रांड के लेबल लगाए थे और उसी ब्रांड के नाम से जहरीली शराब बेची गई। जांच में खुलासा हुआ कि नकली शराब उज्जैन से लाई गई थी, फिर उसमें मिलावट करके भावनगर और आसपास के इलाकों में बांट दी गई। इस घटना के बाद पुलिस एक्शन में आई और जहरीली शराब बनाने वाले मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी मध्य प्रदेश के उज्जैन का रहने वाला है और उसे भोपाल से गिरफ्तार किया गया है। अलग अलग 5 हॉस्पिटलों में जो है इनके जितने भी अभी पेशेंट्स हैं उनका सारवार चल रहा है। और ये जो पूरी मैटर जब ध्यान पे है, तात्कालिक हमने जो है अलग अलग 16 टीमें बना के इस पूरे नेटवर्क में कई लोग शामिल हैं जो शराब लाने, मिलावटी स्टॉक तैयार करने और उसे बांटने में शामिल थे। पुलिस अब इस पूरी सप्लाई चेन का पता लगाने में जुटी हुई है। भावनगर से नितिन गोयल के साथ आज तक ब्यूरो। इस पूरे मामले पर राजनीति भी शुरू हो गई। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी बीजेपी पर जोरदार हमले कर रहे हैं। आज बड़ा दुख का दिन है कि भावनगर में फिर से एक बार हुच ट्रेजेडी, इंग्लिश में जिसको बोलते हैं कि जहरीली शराब से, नकली शराब से कई लोगों की मौत हो गई है। ये पहली बार नहीं हुआ है। आज से 2-3 साल पहले इसी जगह पे, इसी बिल्डिंग में, इसी फ्लोर पे ऐसे ही विक्टिम पड़े थे दर्दी होकर के, और उस टाइम 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। इस बार 10 से ज्यादा लोग, अनाधिकारिक रूप से जो घोषित आंकड़ा है, 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। गुजरात में कहने को शराबबंदी लागू है, लेकिन सबसे ज्यादा नकली शराब, जहरीली शराब, सब पूरा कारोबार यहाँ चलता है। देखिए, बड़ा ही दर्दनाक हादसा गुजरात के भावनगर में हुआ है। ये महात्मा गांधी जी की जन्मभूमि है और यहाँ पे गुजरात में प्रोहिबिशन यानी नशाबंदी है। ये होते हुए भी बार बार ऐसी घटना घटती है और भावनगर में जो घटना घटी है उसमें 250-250 इंग्लिश शराब की बोतल के अंदर जहरीली शराब माने इथेनॉल और उसका मिक्सचर करके जो बनाते हैं, जिसको गुजरात की लोकल लैंग्वेज में लट्ठा बोलते हैं, उसके अंदर कलर मिला के एज इफ के इट्स कंट्री मेड इंग्लिश वाइन, ये देश में बना हुआ इंग्लिश शराब है, उस तरह से करके 250 बोतल थी। और असल में
देश में सबसे ज्यादा ड्रग्स भी अगर आप देखो कहां पकड़ा गया तो गुजरात में। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने पार्टी की राष्ट्रीय टीम का ऐलान किया, जिसमें वडोदरा के सांसद और प्रदेश युवा मोर्चा के अध्यक्ष डॉक्टर हेमांग जोशी को बड़ी जिम्मेदारी दी गई। जोशी को प्रमोशन देते हुए युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। बीजेपी युवा मोर्चा में राष्ट्रीय स्तर पर मध्य गुजरात से पहली बार किसी नेता का चयन हुआ। वडोदरा पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। उन्होंने आज तक से भी बातचीत की। तो हमारे साथ हेमांग जोशी जुड़े, उनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहली बात तो जिस तरह से युवा मोर्चे के अध्यक्ष के तौर पे आपको चुना गया है, कौन सी वो प्राथमिकता रहेगी आपके लिए? जिस प्रकार से मुझे यह दायित्व मिला है, मैं मानता हूं कि यह सिर्फ मेरा दायित्व नहीं है, यह गुजरात के प्रत्येक युवा मोर्चा के कार्यकर्ता की कर्मठता पर विश्वास हमारे शीर्ष नेतृत्व ने रखा है। और इसी वजह से हमारे इससे पहले के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा माननीय तेजस्वी सूर्या जी ने जिस प्रकार से इस पूरे कार्य को गति दी है, उसी हिसाब से इस कार्य को आगे बढ़ाने का मैं एक विनम्र प्रयास करूंगा। हेमांग जी, अगर बात करें पिछले कई दिनों से पूरे देश में जैन जी का एक प्रभाव बना हुआ है, जैन जी को आप पार्टी के साथ कैसे जोड़ेंगे? क्या एक विजन के साथ आप आगे बढ़ने वाले हैं? देखिए, जैन जी कोई बाहर ग्रह से नहीं आए हैं। जैन जी हो, जैन अल्फा हो, मिलेनियंस हो, सभी लोगों के बीच में कुछ ना कुछ जनरेशनल गैप होता है। जनरेशनल गैप जो है वो प्रकृति का नियम है, परंतु कई लोग इस जनरेशनल गैप को हथियार बनाकर एंटी एस्टैब्लिशमेंट और एनार्किस्ट एक्ट करने में तुले हुए हैं, जो विफल बार बार होते गए हैं। क्योंकि जेन जी हो या जेन अल्फा, देश का युवा माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत की सोच के साथ जुड़ा हुआ है। अंतिम सवाल हेमांग जी रहेगा कि देश के नींव में किसान और युवा रहे हैं, युवाओं के लिए आने वाले समय में एज ए अध्यक्ष आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? देखिए, हमारी प्राथमिकता को सबसे पहले तो विकसित भारत का जो लक्ष्य है माननीय मोदी जी का, उस लक्ष्य को युवाओं के साथ जोड़ना है और युवाओं को उस लक्ष्य के साथ जोड़ना है। और उनके बीच में कोई फेक नैरेटिव्स का अगर कोई बादल बनाने का प्रयास करे तो उसको हमें बर्स्ट करना है। ये थे डॉक्टर हेमांग जोशी जो अध्यक्ष बने हैं युवा मोर्चा के। उनका स्पष्ट कहना है कि प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी का जो विकसित भारत का संकल्प है, उस संकल्प में आने वाली युवा पीढ़ी जो है, जिसको हम अल्फा बोलते हैं, जेन जी बोलते हैं, उन सबको जोड़ेंगे और कहीं ना कहीं भारत को विश्व के फलक पे ले जाने में जो युवाओं का साथ है, उनमें उनका भी प्रयास और योगदान रहेगा। तुषार पटेल, आज तक, वडोदरा। नवसारी में कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पहली पीएम इंदिरा गांधी की प्रतिमा से डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रतिमा तक मौन रैली निकाली। रैली के बाद बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि हल्द्वानी में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खरगे का एक कार्यक्रम था। यहां खरगे के चले जाने के बाद बीजेपी नेताओं ने अशुद्ध बताकर गंगाजल और गौमूत्र से उसका शुद्धिकरण किया। दलित समाज का इसे अपमान बताते हुए बीजेपी पर हमला किया गया। वडोदरा से एक बेहद दर्दनाक वीडियो आया। यहाँ एक लग्जरी बस के ऑटोमेटिक दरवाजे में फंसकर 7 वर्ष के मासूम बच्चे की मौत हो गई। बस का दरवाज़ा अचानक से बंद हुआ, बच्चे की गर्दन दरवाजे में फंस गई। हादसा वडोदरा के सूर्यनगर तरसाली बाईपास का है। बस रिपेयरिंग के लिए वर्कशॉप में आई थी। बच्चे के परिवार वालों का कहना है कि बच्चा प्रसाद लेने की बात कहकर घर से निकला। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। वडोदरा में कल दोपहर के बाद ऐसा हादसा हुआ और जिसकी दिल दहलाने वाले सीसीटीवी सामने आए। हम उसी जगह पर हैं। यही वो बस है कि जिसके अंदर वो 7 साल का मासूम लड़का फंस गया था और यही वो दरवाज़ा है कि जहाँ पे उनके फंसे होने के जो है बच्चे के सीसीटीवी सामने आए। ये पूरा हाइड्रोलिक दरवाज़ा है और उस टाइम पे बच्चा यहाँ पे फंस गया था। जो सीसीटीवी सामने आए हैं वो बेहद ही भयावह है और सवाल खड़े करते हैं कि किस तरह से बच्चा यहाँ पे पहुँचा। ये जो गैरेज है जहाँ पे ये बस है, उनके मालिक हैं, उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है और आपको कैसे पता चला कि ये बच्चा इधर फंसा हुआ है? सर, मेरा नाम निकुंज पटेल है और मैंने जब मेरा लड़के का मैसेज आया था उसी टाइम वही दौरान मैंने बात किया लड़के से। तो वो टाइम पे कुछ मेरा और लड़के का थोड़ा अनहोनी बातचीत में ये हुआ। वो टाइम पे मेरे भाई को ऐसा लगा मेरा भाई बाजू में बैठा हुआ था, तो वही टाइम पे उनका मोबाइल एक्सेस करना और ये लड़का यहाँ पे दिखा। तो भाई ने मेरे को दिखाया कि भाई ये क्या है। तो मैंने ये लड़के को तुरंत इंस्ट्रक्शन दिया कि तुम गैरेज पे जल्दी जाओ। मेरा ऑलरेडी वर्कशॉप 12 बजे से वर्कशॉप क्लोज था, वर्कशॉप पे कोई आदमी नहीं था।
वो हादसा करीबन जब मैंने सीसीटीवी फुटेज चेक किया वो टाइम पे करीबन 3:45 से लेके ये 4-5 तक 4-5 को भाई ने मोबाइल एक्सेस किया था 4-5-7-8 आई डोंट नो। ये जो है उसमें जो सीसीटीवी आपके यहाँ लगा है उसमें जो है बच्चा फंसा है वो दिख रहा है, पर वो चढ़ा वो नहीं आ रहा है, उसकी वजह क्या रही? क्या सीसीटीवी में कहीं प्रॉब्लम आया, क्या हुआ था? सर वो टेक्निकल एरर हो सकता है, मेरे को उसमें कुछ अता पता नहीं है। हो सकता है शायद वो टाइम पे जीबी का जो लाइट रहता है वो डिस्कनेक्ट हुआ हो। तो देखिए ये जो हादसा हुआ करीब 3:45 बजे के आसपास जो गैरेज मालिक बता रहे हैं, और बच्चा उससे पहले के सारे वीडियो में यहाँ पे चलता हुआ दिख रहा है, पर वो बस में कैसे चढ़ा वो फुटेज में नहीं दिखा। शायद टेक्निकल ग्लिच है या फिर क्या वजह है, पुलिस का साफ कहना है। अभी जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन सामने आया है कि बच्चे ने खुद जो है वो कोशिश की थी इस दरवाजे को खोलने की, और उसी में ये हादसा हुआ है। अभी जो है वो जाँच जारी है। वडोदरा से कैमरामैन सजलम के साथ ब्रिजेश दोषी, आज तक। सूरत के वराछा में रेस्टोरेंट का खाना खाने से 5 वर्ष की बच्ची की मौत हो गई। परिवार के 3 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोप है फूड पॉइजनिंग के कारण बच्ची की मौत हुई। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी नहीं आई। बच्ची की मौत के बाद महानगर पालिका का फूड विभाग जागा। शहर के अलग अलग इलाकों में छापे मारे जा रहे हैं। सूरत के वराछा इलाके में स्थित एक शीतल रेस्टोरेंट से खाना मंगाने के बाद एक परिवार बीमार होता है और उसमें से 5 साल की बच्ची की मौत हो जाती है। आरोप ये है कि फूड पॉइजनिंग की वजह से बच्ची की मौत हुई। हालांकि अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है, बच्ची का पोस्टमार्टम करवाया गया। इस घटना के बाद सूरत महानगर पालिका का जो फूड विभाग है वो जाग गया है। अब जगह जगह पे छापेमारी चल रही है कि जगह जगह पे कार्रवाई की जा रही है। इस मामले पर बातचीत करेंगे BR ब्रह्मभट्ट हमारे साथ मौजूद हैं, जो फूड सेफ्टी ऑफिसर हैं। ब्रह्मभट्ट साहब ये बताइए कि इस घटना के बाद किस तरह से आपका प्रशासन जागा है, आपका तंत्र जागा है? मैं BR ब्रह्मभट्ट, फूड सेफ्टी ऑफिसर, सूरत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। माननीय आरोग्य मंत्री श्री और माननीय आरोग्य अधिकारी श्री की सीधे सूचना और मार्गदर्शन के तहत हमने कल सूरत में कुल 9 जोन है, 9 जोन में अलग अलग टीम बना के अलग अलग जोन में चेकिंग किया है। कल कुल 330 रेस्टोरेंट का चेकिंग किया है, उसमें से 208 को नोटिस दिया है। वहाँ से 4,70,500 जितना पेनल्टी वसूल किया है और 1641 किलो जितना जो अखाद्य और शंकास्पद खाद्य खुराक का जत्था था उसका नाश किया है। और 17 संस्था ऐसी थी जो शेड्यूल 4 और जो FSSAI की जोगवाई है उनका धारा जोन का पालन नहीं कर रही थी, उनको अभी इम्प्रूवमेंट नोटिस देके बंद करवाया गया है। जो नोटिस दिया गया है उनमें क्या कमियां नज़र आई आपने? जहां जहां चेकिंग की वहां पे क्या क्या खामियां नज़र आई आपको? कुछ की किचन में कुछ खामी होती है, कितने टोकरी में खामी होती है, कहीं पर ग्रीस चैम्बर नहीं होता है, कहीं स्टोरेज में बराबर फूड स्टोर करने की जगह बराबर नहीं होती है, आदमियों के मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं होते हैं। तो अभी फ़िलहाल ये चेकिंग की प्रक्रिया तो चल रही है, लेकिन सवाल वही खड़ा होता है, जब भी किसी भी प्रकार की कोई घटना होती है तो संबंधित विभाग जाग जाता है, कार्रवाई करता है। लेकिन अगर सामान्य दिनों में भी इसी तरह से अगर कार्रवाई की जाती रहे तो 5 साल की जिस तरह से बच्ची की मौत हुई है, ऐसे बच्चों की जान बचाई जा सकती है। संजय सिंह राठौर, सूरत, आज तक। गुजरात के साबरमती रिवर फ्रंट की तरह अब दिल्ली में यमुना नदी के किनारे भव्य रिवर फ्रंट बनाने की योजना है। योजना के तहत यमुना के किनारे न सिर्फ सौंदर्यीकरण होगा बल्कि मनोरंजन, पर्यटक और भी विस्तार सुविधाओं का किया जाएगा। गुजरात के साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर यमुना रिवर फ्रंट विकसित होगा। इस सिलसिले में दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने अधिकारियों के साथ गुजरात का दौरा कर साबरमती मॉडल का बारीकी से अध्ययन किया। सामने दिल्ली में सबसे बड़ा चैलेंज है यमुना रिवर फ्रंट बनाना, यमुना मैया को साफ करना। हमने साबरमती रिवर फ्रंट से बहुत सारी योजनाओं को सीखा है और हमने उनका प्रेजेंटेशन भी लिया है। उनके अधिकारियों को एक बार दिल्ली में भी बुलाकर पूरा समझेंगे। यमुना रिवर फ्रंट को आधुनिक, आकर्षक और पर्यावरण के अनुकूल बनाया जाएगा और साबरमती मॉडल को दिल्ली की जरूरतों के मुताबिक लागू किया जाएगा। योजना के तहत यमुना किनारे खूबसूरत वॉकवे, साइकिल ट्रैक के साथ ही खेल और मनोरंजन से जुड़ी सुविधाएं विकसित की जाएंगी।
कालिंदी कुंज के पास करीब 60 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक छठ घाट का निर्माण किया जाएगा। पारंपरिक धोबी घाटों को व्यवस्थित कर वहां आधुनिक मैकेनाइज्ड लॉन्ड्री मशीनें लगाई जा सकती है। इसके साथ ही यमुना किनारे पर्यटन को बढ़ावा देने पर भी जोर रहेगा। हालांकि यमुना रिवर फ्रंट की सबसे बड़ी चुनौती नदी की सफाई और पर्यावरण संरक्षण रहेगा, जिसके लिए लगातार काम किए जा रहे हैं और आगे भी सीवेज प्रबंधन, जल प्रदूषण और नियंत्रण और यमुना के इको सिस्टम को सुरक्षित रखने पर खास ध्यान दिया जाएगा। यमुना रिवर फ्रंट की इस योजना के मुकम्मल होने के बाद दिल्ली की एक अलग तस्वीर नजर आएगी, जो सेहतमंद होने के साथ आकर्षक भी होगी। नर्मदा से नरेंद्र पेपरवाला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तापी नदी के किनारे एक मंदिर परिसर में अनोखा वट वृक्ष मौजूद है। दावा है कि इस पर हमेशा सिर्फ 3 पत्ते ही रहते हैं। चौथा पत्ता आते ही एक पुराना पत्ता टूट जाता है और ये सिलसिला लगातार जारी है। श्रद्धालु इन 3 पत्तों को ब्रह्मा, विष्णु, महेश यानी कि त्रिदेव का प्रतीक मानते हैं। इतना ही नहीं, इस पेड़ का संबंध महाभारत और दानवीर कर्ण की कथा से भी जोड़ा जाता है। पेड़ छोटा है लेकिन इसकी पहचान बहुत बड़ी है। सूरत में तापी नदी के तट पर स्थित एक ऐसा वटवृक्ष है जिसकी कहानी इसे बाकी पेड़ों से बिल्कुल जुदा बना देती है। ये पेड़ इसलिए खास है क्योंकि इस पेड़ पर हमेशा सिर्फ 3 पत्ते ही दिखाई देते हैं। हमारे देश में चमत्कारों की कमी नहीं है। चमत्कार धर्म से जुड़ा हुआ होता है और धार्मिक जगहों पर जब हम जाते हैं तो कई तरह से भगवान की उपलब्धि के प्रमाण भी हमें देखने को मिलते हैं। एक ऐसा ही प्रमाण गुजरात के सूरत शहर में देखने को मिला है। बरसों से है, आदिकाल से भी कह सकते हैं। तापी नदी के तट पर एक बरगद का पेड़ जिसके सिर्फ 3 पत्ते ही हैं, चौथा पत्ता कभी नहीं उगता है। मान्यता है कि पेड़ पर जैसे ही चौथा पत्ता निकलता है उसी समय एक पुराना पत्ता झड़ जाता है, यानी किसी भी हालात में सिर्फ 3 पत्ते ही पेड़ पर रहते हैं। अब श्रद्धालुओं के लिए महज पत्ते नहीं हैं, कोई इनमें ब्रह्मा के दर्शन करता है, कोई विष्णु के, तो किसी को महेश दिखते हैं। इस स्थान का संबंध महाभारत काल से माना गया है और कहते हैं कि ये 3 पत्तों वाला वटवृक्ष त्रिदेव का प्रतीक है। इसलिए यहाँ दिन भर दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा रहता है। किसी के हाथ में पूजा की थाली है, कोई संतान प्राप्ति की मन्नत लेकर यहाँ पहुँचा है। लोगों की माने तो यहाँ सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद पूरी जरूर होती है। मेरा जन्म 1989 में 14 तारीख और अनंत चौदस के दिन सितंबर में हुआ। जब तक मुझे इस मंदिर के 3 पत्ते के पान वृक्ष के झाड़ के बारे में पता चला कि यहाँ के महिमा क्या है, मैंने अपने दोस्त को बताया कि इसका क्या क्या चमत्कार है। हैरानी की बात ये कि न तो इस पेड़ की शाखाएं फैलती हैं, न ये विशाल बरगद का रूप लेता है। हमेशा रहते हैं सिर्फ 3 पत्ते। मानो प्रकृति ने भी इसकी पहचान को महज 3 पत्तों तक ही सीमित रखा है। नहीं, एक आता है एक जाता है महाराज, थोड़ा धीरे धीरे बढ़ता है। ये वृक्ष में मतलब 5-7 पत्ते साथ में नहीं होते, इसलिए डाली नहीं होता, डाली नहीं होगा तो थड़ नहीं होगा। इस हिसाब से वो पेड़ के रूप में नहीं होता है, लेकिन ये पौधे जैसे रहता है। अच्छा, मतलब पत्ता चौथा नहीं आता है, 3 ही बने रहते हैं। आता भी है तो गिर जाता है। त्रिदेव रूपी 3 ही बने रहते हैं। सावन के महीने में इस मंदिर में अच्छी खासी रौनक रहती है। यहाँ भगवान शिव की पूजा के साथ साथ इन 3 पत्तों वाले वटवृक्ष के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। वैसे तो वड भगवान का दर्शन तो पूरे साल चलता रहता है, लेकिन ये है कि श्रावण में अपने यहाँ शिव जी भी प्रतिष्ठित है, तो भक्तों का जो है सैलाब थोड़ा बढ़ जाता है। सावन का जो महिमा है वो तो है ही, और लोग दोनों का लाभ लेने के लिए मतलब उनका भक्ति मतलब सैलाब थोड़ा बढ़ता है। सूरत के इस अनोखे वटवृक्ष की कहानी जितनी रोचक है उतनी ही गहरी है यहाँ के लोगों की आस्था भी। यही वजह है कि इस छोटे से पेड़ के दर्शन के लिए साल भर श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। सूरत से संजय सिंह राठौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट,